वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि मैं ये वीडियो बिहार एसएससी के सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आ रही है उसमें के जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है वो चला रहा हूँ। तो आप सभी क्वेश्चन बैंक सीरीज अगर देख लीजिएगा तो एक आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी, इसीलिए मैं ये सीरीज ला रहा हूँ ताकि आप लोग ये क्वेश्चन बैंक सीरीज को अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही मैं विजुलाइज करके चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, तो आप इसे जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि मैंने 2013 में क्या हुआ था कि जैसे फर्स्ट सीजीएल का मेंस का एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसी का मैं क्या हो कि जैसे जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि जैसे मैं इससे पहले 50 प्रश्न करा चुका हूँ, तो आप लोग वो पहले वीडियो देख लीजिएगा। आज 51वें प्रश्न पे हम लगाते हैं। तो 51वां प्रश्न है कि जैसे एक अशुशक्ति किसके समतुल्य होता है। तो एक अशुशक्ति सबको पता है आप लोगों को कि 746 वाट के बराबर होता है। तो ये क्या है कि जैसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को हम ज्यादा अच्छा से समझेंगे ताकि फिर कभी हमको ऐसा प्रश्न आए और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो कोई भी गलत ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एक अशुशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये अशुशक्ति मतलब कि जैसे होता क्या है, शक्ति का एक मात्रक है या एसआई मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक है अशुशक्ति, लेकिन शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो वो वाट होगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो शक्ति जो है शक्ति उसका एसआई मात्रक अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। लेकिन शक्ति का मात्रक में एक आता है कथित अशुशक्ति। अब क्या है कि एक अशुशक्ति बराबर क्या होता है कि अगर कोई घोड़ा 33,000 पाउंड 1 फीट तक 1 मिनट में उठाए रखता है तो उसे एक अशुशक्ति कहता है। या 550 पाउंड 1 फुट तक 550 पाउंड 1 फुट तक 1 सेकंड उठाने में जितना शक्ति एक घोड़ा द्वारा लगाया जाता है उसको हम लोग एक अशुशक्ति कहते हैं। आमतौर पर क्या है कि अशुशक्ति का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मोटर, इंजन और वाहनों की क्षमता मापने के लिए करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये क्या है कि स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे जेम्स वाट, उन्होंने 18वीं शताब्दी में ये दिया था, याद रखिएगा। अब भाप के इंजनों की क्षमता घोड़ों की ताकत से की तुलना से करके बनाई गई थी। इसके सटीक मान आप लोग याद रखिएगा। एक मैकेनिकल अशुशक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। लेकिन एक मीट्रिक अशुशक्ति बराबर कितना होता है, तो 735.5 वाट। तो आप लोग इसको ज्यादा अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, गति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गति का अध्ययन दोस्तों कहलाता है काइनेमेटिक्स, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि काइनेमेटिक्स में हम गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन गति या उष्मा के गतिकी के कारण का जब हम अध्ययन करते हैं कि क्यों मतलब प्रवाह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, चाहे उष्मा की गति का कारण हम जब पता करते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। तो पायरोमीटर क्या है दोस्तों, कि अत्यधिक उच्च ताप मापने वाला एक क्या है, यंत्र है। मतलब जैसे बहुत उच्च ताप मापता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। फिर क्या है कि बिना किसी संपर्क के उच्च तापमान की माप करती है। भट्टियों से निकलने वाले विकिरण सबको मापता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये पायरोमीटर है। चलिए बिना संपर्क मिला है उसके। फिर क्या है, लक्स किसकी इकाई है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लक्स प्रदीप्ति की एसआई मात्रक है, याद रखिए आप लोग। यह मापती है किसी तरह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना प्रकाश पहुंच पा रहा है, उसी का माप ये है, याद रखिएगा। एक लक्स में क्या होता है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 55 नंबर, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था मैक्स प्लांक दिया था। ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो बहुत छोटे स्तर पर परमाणु और उप परमाणु कणों के पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मतलब कि परमाणु के अंदर छोटे से छोटे जो कण है उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह बताते हैं कि ऊर्जा क्वांटा के रूप में प्रवाहित होती है, न कि निरंतर के रूप में, छोटे पैकेट के रूप में प्रवाहित होती है, न कि निरंतर रूप में। ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा। तो दोनों अगर वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका क्या होता है, वस्तु हमेशा ना बराबर बनता है, वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिए, ये वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना है, तो हमेशा वस्तु का आकार क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है जो बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु में स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को समझना होगा कि उष्मागतिकी के कितने नियम है, कौन कौन से नियम है, तब आप लोग समझ पाइएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है। तो आइए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। रुडोल्फ क्लोसियस और विलियम थॉमसन केल्विन, ठीक है ना, ने 1850 में क्या है कि इसके संबंध में कुछ नियम दिया था। इसके कुछ कुल प्रमुख 4 नियम है, याद रखिए। पहला नियम है उष्मागतिकी का शून्य का नियम,
ठीक है, इसको शून्यांक का नियम भी बोलते हैं। इसके तहत क्या है दोस्तों, यदि दो वस्तु ए और बी किसी तीसरी वस्तु के साथ अलग अलग उसमें संतुलन में हो तो क्या है कि जैसे दोनों वस्तु ए और बी को भी एक दूसरे के साथ उसमें संतुलन में होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये ए है और ये क्या है बी है, ये क्या है कि सी के साथ उसमें संतुलन में हो रहेगा, सी के साथ क्या रहेगा उसमें संतुलन में रहेगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा उसमें संतुलन में हो जाएगा। तो ये आप लोग जैसे शून्यांक नियम को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके पहला नियम क्या है ऊष्मागतिकी का, ये हम लोग समझते हैं। तो ऊष्मागतिकी का आप लोग देख सकते हैं, ये जो पहला नियम है वो क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश किया जाता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये क्या है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, वो शून्यांक नियम था। ठीक है, तो आप लोग ये समीकरण भी याद कर लीजिएगा कि अगर क्या है कि जैसे इसमें हीट ट्रांसफर क्यू होता है, ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, डी क्यू बराबर क्या है डी यू प्लस क्या है डी डब्ल्यू। इसका नहीं होती ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। याद रखिए आप लोग, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। ठीक है, अब आते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है। तृतीय नियम बोलता है कि यह नियम पूर्ण शून्य तापमान या केल्विन से संबंधित है। इसके अनुसार से पूर्ण शून्य ताप पर जब कोई वस्तु पहुंच जाती है तो वो क्या है कि पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस एंट्रोपी उसका शून्य हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर क्या है कि जो उसका क्रिस्टल होता है वो पूरी तरह सही से अरेंज हो जाते हैं। एंट्रोपी क्या होता है दोस्तों कि आप समझ सकते हैं कि एंट्रोपी 0 केल्विन पर गया है तो इसके अंदर के सभी क्रिस्टल परमाणु जो थे वो आपस में सही से क्या है कि सज गए हैं 0 केल्विन पर पहुंचने पर। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम ये कहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है, बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं किया जाता है। तो आपको पता ही है कि मैं ये बताया हूं कि जैसे ये क्या है कि आपका द्वितीय नियम होगा, हमेशा क्या है कि उच्च ताप वाली से निम्न ताप वाले की ओर स्थानांतरण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नियम। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इनके संगत होती है, मतलब किसके बराबर होता है, तो लगभग 100 डेसिबल होता है। तो आप लोग इसमें पूरा देख लीजिएगा, साधारण बातचीत में कितना डेसिबल है, 33 से 40 है, जोर से बातचीत करने में 50 से 60 है, फुसफुसाहट में 15 से 20 है, शोर में इतना है, जेट वायुयान में, सायरन में, मिसाइल में, ये सारा आप लोग क्या है कि जैसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आप लोग ना 10 के विभिन्न घातों को याद कर लीजिएगा। यहाँ से 10 के पावर -1 को क्या बोलते हैं डेसी, 10 के पावर -2 को क्या बोलते हैं सेंटी, -3 को मिली। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या है कि जैसे देख सकते हैं 10 के पावर 1 को क्या बोलते हैं डेका, 2 को हेक्टो, ये सारा डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, नैनो का मतलब 10 के पावर -9, तो 10 के पावर क्या हो गया दोस्तों -9। चूंकि यहाँ पर मीटर लगा हुआ है तो मैं क्या लगा दिया मीटर हो गया। अब क्या ऑप्शन में नहीं है कि 10 के पावर -9 मीटर ऑप्शन में नहीं है, तो सेंटीमीटर या mm में क्या है कि जैसे ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 के पावर -9 मीटर का वैल्यू हम सेंटीमीटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है ये हो गया आपको 10 के पावर क्या है 2 के बराबर हो गया। 10 के पावर 2 के बराबर हो गया तो ये प्लस में है और ये क्या है कि माइनस में है, तो 10 के पावर कुल आ जाएगा -7 सेंटीमीटर, जो आपको ऑप्शन किस में मिल रहा है डी में मिल रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर अथवा मीटर में 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, कई सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्ति होती है, तो सूर्य से प्राप्ति होती है। तो वहां पर क्या होता है, कौन से विक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। वहां नाभिकीय संलयन होता है, वहां पर हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है जिससे प्रकाश और उष्मा दोनों निकलती है। तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है, तो वो अपना बिहार है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए क्या है कि नालंदा प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं। दुनिया में सबसे पुराने और प्रमुख आवासीय विद्यालय में से एक था, ध्यान रखिएगा। ये कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया भर के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वर्तमान में इसका पुरातात्विक स्थल यूनेस्को धरोहर सूची में है। तो आप ये सारा देख लीजिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूँ क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटर लेवल की जो भर्ती है और जो सीजीएल है, दोनों में ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अवश्य देख के जाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।